नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर इस बीच सहारनपुर से आ रही है। दारुल उलूम देवबंद का एक छात्र गिरफ्तार हुआ। सहारनपुर की एटीएस टीम ने गिरफ्तारी की है। बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। छात्र फर्जी दस्तावेजों से पढ़ाई कर रहा था। यहाँ कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की खबर है। पाकिस्तान से भी छात्र की ट्रेनिंग लेने की जानकारी मिल पा रही है। सहारनपुर की एटीएस टीम ने गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। छात्र कई यहां पर गतिविधियों में ये शामिल था। गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यह पढ़ाई यहां पर कर रहा था। कई संदिग्ध गतिविधियों में शामिल होने की इसकी खबरें हैं। दारुल उलूम देवबंद में गिरफ्तारी हुई है। मनोज मिश्रा मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सीधे सहारनपुर का रुख करेंगे। मनोज, पूरी जानकारी चाहेंगे, क्या कुछ इसका बैकग्राउंड है? बांग्लादेश से आया है, फर्जी दस्तावेजों के आधार पर यहाँ पढ़ाई कर रहा था, और क्या कुछ खास जानकारी आपके पास? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा एटीएस की ये बड़ी सफलता है। रात 2 से 2:30 बजे के आसपास देवबंद दारुल उलूम में पहली बार एटीएस दाखिल हुई और इस लड़के छात्र को पकड़ा गया है, जो बांग्लादेश का रहने वाला बताया जा रहा है। और फर्जी दस्तावेज पे साल 2015 से दारुल उलूम में अपनी पढ़ाई कर रहा था। और इस बीच में ये भी खबरें मिल रही है कि इसने पाकिस्तान से ट्रेनिंग ली है। अब जाके ली है या ऑनलाइन ली है, इसके बारे में एटीएस की जो दल है वो अपना इससे पूछताछ लगा हुआ है। और कुछ ऐसे दस्तावेज मिले हैं जो आपत्तिजनक है, जिससे ये पुष्ट हो रहा है कि किसी ना किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था। किसी न किसी आतंकी संगठन से जुड़ा हुआ था और कई संदिग्ध गतिविधियों में इसके शामिल होने की सूचना एटीएस के पास थी, जिस आधार पर यह कार्रवाई की गई। क्या यूपी में कोई प्लानिंग चल रही है माहौल खराब करने को लेकर? क्या फिलहाल ये उसमें भी इन्वॉल्व था? ये एटीएस ने अभी इसकी गिरफ्तारी की है, यहाँ तक कैसे पहुंचे एटीएस, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है क्या? एटीएस के जो हमारे सोर्स हैं वो इसका नाम बता रहे हैं, तलहा नाम इसका बताया जा रहा है, जो बांग्लादेश का रहने वाला था। और ये यहाँ पिछले 6.5 साल से रह रहा था। और यहाँ की जो कुछ जानकारियां थी, ये अपनी जानकारियां यहाँ से साझा कर रहा था अपने जो लिंक इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं। और इसके ऊपर मतलब यहाँ से बांग्लादेश लीक कर रहा था इंफॉर्मेशन। बांग्लादेश और कुछ पाकिस्तान के जो इसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, जो जैसा बताया जा रहा है, इसने वहां ट्रेनिंग ली है, तो उन लोगों से यहाँ की कुछ जानकारियां साझा कर रहा था। और क्या जानकारी साझा कर रहा था और क्या क्या दस्तावेज मिले हैं, उसके बारे में एटीएस अभी रात से अब तक इसमें पूछताछ लगी हुई है। और हो सकता है संभवतः दोपहर बाद एटीएस इसमें कुछ आधिकारिक रूप से खुलासा करेगी। देवबंद दारुल उलूम में ये मौजूद था। बड़ी बात यह है कि इसके साथ में और भी लोग कांटेक्ट में रहे होंगे, उनको लेकर भी क्या कुछ अभी तक जांच पड़ताल चल रही है? कहां कहां इसके कनेक्शन है, कहां कहां इसके लोग एक्टिव हैं भारत में भी, इसको लेकर भी कोई खास जानकारी? एटीएस इसमें बिल्कुल इसकी जो मोबाइल कॉल डिटेल्स, सीडीआर हैं, सब पे गहनता से जांच कर रही। किन लोगों से ये बात करता था, कि ऐसे कौन से नंबर है जिन पे ज्यादा बात करता था या इंटरनेट कॉलिंग करता था, इन सब लाइनों पे एटीएस अपनी जांच पड़ताल को आगे बढ़ा रही है। देखते हैं शाम दोपहर तक क्या कुछ नए तथ्य सामने आते हैं। शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। क्या कुछ नए तथ्य सामने आते हैं दोपहर तक साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। उनके इस दौरे का दूसरा दिन है और गोरखपुर में ही सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया। वो जब भी गोरखपुर जाते हैं, यहाँ पर जनता दरबार लगाते हैं। गोरक्षनाथ मंदिर में भी फरियादियों की उन्होंने फिर से फरियाद सुनी। अधिकारियों को जल्द ही उनके समाधान के निर्देश भी दिए। थोड़ी ही देर में सीएम योगी लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। गोरक्षनाथ मंदिर में फरियादियों की फरियाद एक बार फिर सुनी योगी आदित्यनाथ ने और अधिकारियों को जल्दी उन तमाम समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें फिलहाल आपके सामने। अधिकारियों को जल्दी समाधान के निर्देश दिए हैं। देखिए, आमतौर पर जब भी वो गोरखपुर पहुंचते हैं, यहाँ पर तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश देते हैं उन तमाम फरियादियों की समस्या के समाधान के लिए। इस बार भी जब गोरखपुर वो पहुंचे हैं, गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार उन्होंने लगाया और यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो फरियादी हैं बहुत ही उम्मीदों के साथ में पहुंचे और योगी आदित्यनाथ सभी से मुखातिब भी हो रहे हैं, उनकी समस्याओं को देख भी रहे हैं और अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि इनके तमाम समस्याओं को सुलझाया जाए। और वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम वो दिल्ली पहुंचेंगे और 30 अप्रैल को एक कार्यक्रम में शामिल उनको होना है। सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम ये रहेगा। सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल होंगे। 30 अप्रैल को दिल्ली कार्यक्रम का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सीजेआई समेत सुप्रीम कोर्ट के अन्य जज भी कार्यक्रम में रहेंगे।
अश्विनी द्विवेदी है मेरे साथ। अश्विनी, सीएम के दिल्ली कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ खास जानकारी आपके पास में है? कब रवानगी होगी? 30 तारीख को होने वाले इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे और दिल्ली में उनका क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी जो है गोरखपुर में है, 10:30 बजे के आसपास में लखनऊ पहुंचेंगे और उसके बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली में जो तमाम मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों के और हाई कोर्ट समेत जो जज हैं, जहाँ सुप्रीम कोर्ट के जज चीफ जस्टिस हैं, इन लोगों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस होनी है जिसमें तमाम प्रदेशों के मुखिया जो हैं वो मौजूद हैं। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उपस्थित होंगे, साथ ही साथ देश के प्रधानमंत्री उपस्थित रहेंगे, गृह मंत्री भी उपस्थित रहेंगे। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम विषयों पर चर्चा होगी कि किस तरह से आप जो लोग हैं, न्याय की प्रक्रिया है उसको पारदर्शी और बेहतर किस तरीके से बनाया जाए, पारदर्शिता के साथ साथ जो समय सीमा है उसको किस तरह से कम किया जाए, जल्द से जल्द इंसाफ मिले लोगों को। इस तरह के तमाम मुद्दे होंगे जिनको लेकर के चर्चाएं होंगी और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आप तमाम तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा। अश्विनी का फिर से हम रुख करेंगे बाकी और खबरों पर अपडेट के लिए। इस बीच आपको बता दें कि आज से फील्ड में भी उतरेंगे योगी सरकार के मंत्री। शुक्रवार से रविवार तक सरकार जनता के द्वार रहेगी। 18 मंडल में मंत्रियों के नेतृत्व में समूह गठित किया गया है। अपनी टीम के साथ फील्ड में दोनों डिप्टी सीएम रहेंगे। दोनों डिप्टी सीएम के साथ साथ एक राज्य मंत्री भी शामिल है। कैबिनेट मंत्रियों के साथ एक स्वतंत्र प्रभार और एक राज्य मंत्री भी शामिल है। मंत्री समूह जन चौपाल लगाकर सुनेंगे समस्या। एक ब्लॉक या तहसील का औचक निरीक्षण करेंगे। दलित बस्ती में सहभोज करेंगे। कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा की समीक्षा करेंगे। मंत्री समूह के सामने जिलाधिकारी पेश करेंगे जिले की रिपोर्ट। मंत्री समूह को 15 मई तक सीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपनी। देखिए, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा योगी आदित्यनाथ ने तमाम मंत्रियों को ये निर्देश दिए हैं कि आपको लखनऊ में नहीं बैठना है, बल्कि आपको जिलों में जाना है, आपको लोगों के बीच में रहना है, उनकी समस्याओं को न सिर्फ सुनना है बल्कि उनका निराकरण भी करना है। देखिए, मंडल वाइज अगर देखा जाए तो केशव प्रसाद मौर्य आगरा मंडल, ब्रजेश पाठक वाराणसी मंडल और सूर्य प्रताप शाही मेरठ मंडल में रहेंगे। 18 मंडलों का डिवीजन कुछ इसी तरीके से हुआ है, जिनमें सुरेश खन्ना लखनऊ मंडल, स्वतंत्र देव सिंह मुरादाबाद मंडल में रहेंगे, बेबी रानी मौर्य झांसी मंडल में रहेंगी। यूपी के 18 मंडलों का डिवीजन नेताओं के नाम के साथ हुआ है। चौधरी लक्ष्मी नारायण अलीगढ़ मंडल में, जयवीर सिंह चित्रकूट धाम मंडल, धर्मपाल सिंह गोरखपुर मंडल में रहेंगे। इसके अलावा अगर बाकियों की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, नाम आता है अगला नंदगोपाल नंदी का, वो रहेंगे बरेली मंडल में। भूपेंद्र सिंह रहेंगे मिर्जापुर मंडल में। अनिल राजभर प्रयागराज मंडल में रहेंगे। इसके अलावा जितिन प्रसाद कानपुर मंडल, राकेश सचान देवी पाटन मंडल, अरविंद शर्मा अयोध्या मंडल और वहीं योगेंद्र उपाध्याय सहारनपुर मंडल, संजय निषाद आजमगढ़ मंडल में रहेंगे। इसी तरीके से मंडलवार इनके कार्यों का बंटवारा हुआ है। अश्विनी द्विवेदी लगातार बने हमारे साथ पे, अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, आज का दिन बहुत ही खास है। जो योजना बनाई गई है लोगों के बीच में इन नेताओं के रहने की, उस योजना को अब हम परवान चढ़ता देखेंगे। न सिर्फ इनको लोगों के बीच में रहना होगा, बल्कि वहां जिले के जो अधिकारी हैं वो इनको रिपोर्ट भी सुपुर्द करेंगे और ये उस पर विचार करेंगे, देखेंगे कहाँ कहाँ कमियां हैं, कहाँ पर क्या कुछ अपडेट की और जरूरत है, कहाँ पर काम करने की जरूरत है। फिर पूरी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी। एक्साइटमेंट लेवल क्या है इन तमाम मंत्रियों के अंदर? दूसरी बात यह है कि किस तरीके से तैयारियां हैं और क्या वाकई जो जिम्मेदारी इनको दी गई है ये उसके लिए तैयार भी है कि नहीं? क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि नेताओं को काम दिए जाते हैं लेकिन वो उसमें सब कुछ मामला फर्जी चल रहा होता है। उनकी जगह पर उनके रिप्रेजेंटेटिव पहुंच जाते हैं लोगों के बीच में। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश में दूसरे कार्यकाल में मुख्यमंत्री ने तमाम जो कार्यशैली थी उसमें बदलाव किया। जहां पिछले 5 सालों में अगर बात करें तो अधिकारियों के भरोसे कहीं ना कहीं सरकार थी। निश्चित तौर पर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाता था, अधिकारियों को ही कार्य योजना बनाने को कहा जाता था और अधिकारी ही उसको उस पर काम करते थे। लेकिन जो दूसरा कार्यकाल मुख्यमंत्री का है, उन्होंने बतौर मुख्यमंत्री जब से जिम्मेदारी संभाली है अलग ही रंग और ढंग में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पहले तमाम जो विभाग हैं उनसे उनका प्रेजेंटेशन मांगा कि 100 दिन की कार्य योजना क्या आपकी, उसके बाद 6 महीने का कार्यक्रम क्या है, बाकायदा उसकी लिसनिंग की, पूरा डेटा लिया। निश्चित तौर पर तमाम मंत्रियों को जिम्मेदारी दी कि अपने विभाग की जो भी कार्य योजना है उसको उनके सामने रखें। निश्चित तौर पर उसके बाद का कार्यक्रम जो रहा, अब वो उन्होंने जो मंत्री हैं उनको नई जिम्मेदारी दी। जिम्मेदारी ये रही कि जनता के बीच जाइए, जनता के दरवाजे जाइए, सरकार खुद जनता के बीच जाएगी और उनकी समस्याएं सुनेगी।
इसको लेकर के 18 जो मंडल हैं उनके लिए उनके प्रभारी जो नियुक्त किए गए, जिसमें तमाम जो डिप्टी सीएम दोनों हैं वो जो केशव प्रसाद मौर्य है उनको आगरा का बनाया गया प्रभारी। वहीं अगर बात करें जो ब्रजेश पाठक उनको बनारस प्रभारी बनाया, साथ ही साथ तमाम अश्विनी वापस लौट रही हूं मैं आपके पास में। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे हम बड़ी खबर का रुख करेंगे उत्तराखंड से। आज की ये सबसे बड़ी खबर है, मंत्री सतपाल महाराज ने सिंचाई विभाग के अफसरों की जमकर क्लास लगाई है। सूर्यधार झील को 7 से 10 मीटर बिना परमिशन बढ़ाने पर भड़के सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने अफसरों से कहा, हमारे कोई कार्य संस्कृति नहीं। सतपाल महाराज बोले, हम जो चाहें बिना परमिशन के करते रहें। कहीं की स्कीम को कहीं से कैसे फिट कर दिया गया, गलत कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सतपाल महाराज का ये इस बार आप गुस्से वाला अंदाज जरूर देखेंगे। अब से कुछ ही देर बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे सतपाल महाराज ने अफसरों की क्लास लगाई और बताया कि आप क्यों रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, और फटकार लगाते हुए कहा कि आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है, जो आपका मन करेगा आप वो करेंगे। कहीं की स्कीम को कैसे कहीं पर फिट आप कर देंगे, गलत कार्यों के लिए किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही साथ चेता भी दिया सतपाल महाराज ने। उत्तराखंड से आज की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मंत्री सतपाल महाराज ने जबरदस्त क्लास लगाई है। मंत्री सतपाल महाराज सिंचाई विभाग के अफसरों की जमकर क्लास लगाई और क्लास लगाते हुए बताया कि अगर गलत करोगे तो बख्शे नहीं जाओगे। सूर्यधार झील को 7 से 10 मीटर बिना परमिशन बढ़ाने पर सिंचाई मंत्री इतना ज्यादा भड़क गए कि अफसरों से कहा, हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं। सतपाल महाराज बोले, हम जो चाहें बिना परमिशन के करते रहें। कहीं की स्कीम को कहीं कैसे फिट कर दिया गया, और साथ साथ चेताया भी कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा गलत कार्यों के बाद। 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये, मीटर कर रहा है। फिर ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये, दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है, जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तलाश में हूं पूरा। बहुत बहुत दुखद घटना है ये। और सूर्यधार में आपने जो है 7 मीटर से 10 मीटर बढ़ा दिया बिना परमिशन के, ये क्या मतलब कितनी बड़ी अनामली है ये, दुर्भाग्य है हमारा कि बिना किसी परमिशन के, बिना किसी चीज के आप 7 मीटर से उसको 10 मीटर कर रहे हैं। फिर इधर तो हम कह रहे हैं कि अनुसंधान संस्थान बना रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, जल विद्युत योजनाओं का कर रहे हैं, उधर देख लीजिए। वेरी शेमफुल। इससे पता लगता है कि हमारी कोई कार्य संस्कृति नहीं है, जो चाहे कर लो, बिना परमिशन के कर लो। ये टॉलरेबल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। बड़े शर्म की बात है कि इतनी टेक्नोलॉजी, इतना ज्ञान रखने के बाद भी कोई कहीं की स्कीम को कहीं फिट कर दिया गया। मैं तो उसकी तरह। और खबर लखनऊ से है। लोहिया संस्थान की रेजिडेंट डॉक्टर पर गिरिराज दलाल से चैट वायरल होने के बाद निलंबित किया गया। सरकारी एम्बुलेंस से निजी अस्पताल में मरीज ले जाने का चैट वायरल। संस्थान प्रशासन की जानकारी में मामला आने के बाद कार्रवाई हुई है। रेजिडेंट डॉक्टर निलंबित, 2 डॉक्टर्स को इमरजेंसी ड्यूटी से हटाया गया। लोहिया संस्थान प्रशासन ने मामले की जांच के लिए टीम गठित की है। मरीजों को निजी अस्पताल भेजने के मामले में 10 गार्ड्स को भी हटाया गया। और अश्विनी लगातार बने हमारे साथ में। अश्विनी, पूरी जानकारी चाहेंगे।
बिल्कुल। लोहिया संस्थान है, उनके एक डॉक्टर हैं, उनका पूरा एक जो चैट है, व्हाट्सएप चैट, वो वायरल हुआ था, जिसमें वो बाकायदा एक दलाल है उससे बात करते हैं। दलाल कहता है कि आप जो है जो सरकारी एम्बुलेंस 108 सेवा जुड़ी हुई है वो हमें अलॉट करा दीजिए, जिससे प्राइवेट जो अस्पताल में मरीज ले जा सकें। निश्चित तौर पर ये चैट वायरल होती है। उसके बाद जो संस्थान का प्रशासन है उसने पूरा संज्ञान मामले के लिया, जाँच कराई। जाँच में जो चैट थी वो सही पाई गई, जिसके बाद आज जो लोहिया संस्थान के डॉक्टर थे, रेजिडेंट डॉक्टर थे, उनको निलंबित किया गया। साथ ही साथ 2 अन्य रेजिडेंट डॉक्टर थे, इमरजेंसी ड्यूटी में जो लगे थे, उनको वहां से हटा दिया गया। इसके अलावा जो लोहिया संस्थान है उसके जो आलाधिकारी, उन्होंने पूरी मामले की जब जांच की तो कहीं ना कहीं जो बाउंसर लगे होते, जो सिक्योरिटी में गार्ड्स लगे होते हैं, उनकी भूमिका संदिग्ध नजर आई कि उनके सहयोग से डॉक्टर पूरा ये सिंडिकेट जो है प्राइवेट अस्पतालों में भेजने का दलालों के माध्यम से मरीजों को निश्चित तौर चल रहा था। निश्चित तौर पर उसके बाद 10 जो वहां के गार्ड्स थे उनको भी हटा दिया गया। अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ राजधानी है यूपी की, लेकिन यहां पर जो दलालों का सिंडिकेट है वो बहुत हावी है। चाहे केजीएमयू की बात करें, पीजीआई की बात करें, लोहिया संस्थान की बात करें या तमाम अन्य अस्पतालों की, बाकायदा वहां पर दलाल जो घुमा करते हैं, कब किसी मरीज के परिजनों को शिकार बनाया जाए इसकी कवायद में रहते। इससे पहले भी तमाम दलाल पकड़े गए जो कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह करके जो मरीज आते थे दूर दराज के इलाकों से, उनको प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराते थे। उन पर भी कार्रवाइयां हो चुकी है। एक बार अब डॉक्टर जो जिसकी संलिप्तता पाई गई है उस पर कार्रवाई हो। निश्चित तौर पर आगे की जांच भी चल रही है कि इस सिंडिकेट में क्या कोई और भी डॉक्टर शामिल है या कोई और भी संस्थान का जो कर्मचारी शामिल है। पूरी जांच के लिए एक समिति गठित की गई, जो पूरी जांच अपनी करने के बाद उस समय जो रिपोर्ट होगी वो जो केजीएमयू माफ कीजिएगा लोहिया प्रशासन है उसको उपलब्ध कराएगा। जी चलिए, शुक्रिया अश्विनी आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। रुक रहे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। गुरुजी खस सिरप की ताजगी, बादाम केसर की ठंडक और रोज के रिफ्रेशिंग टेस्ट से हो जाओ समर रेडी। गुरुजी ठंडाई एंड शरबत नाउ अवेलेबल ऑन Amazon, Paytm एंड Flipkart। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आयुर्वेद में पहली बार क्लिनिकल ट्रायल करके हमने डैमेज कार्टिलेज को रीजनरेट किया है पेडानिल गोल्ड से। आइए पेडानिल गोल्ड तथा ऑर्थोग्रिड से अर्थराइटिस व समस्त वात रोगों से मुक्ति पाइए। इसको यूज कैसे करते हैं? अब MDH मसालों से खाना बनाना हुआ और भी आसान। स्कैन करें QR कोड और देखिए इन मसालों से बनने वाली क्विक रेसिपीज के वीडियोस। MDH मसालों से मजेदार डिशेस बनाइए और भी आसानी से। MDH मसाले स्वाद के रखवाले। असली मसाले सच सच MDH। और खबर इस बीच जौनपुर से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर। फिलहाल लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। 2 डॉक्टर्स को सीएम योगी ने निलंबित कर दिया। स्वर्गीय उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में तैनात थे डॉक्टर सत्येंद्र कौशल सिंह और डॉक्टर DP सिंह निलंबित। सीएम योगी ने ट्वीट कर दोनों डॉक्टर्स को निलंबित किया। 2021 से बिना जानकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। 2 डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। लगातार यानी कॉन्टिन्यूअसली ये लोग एब्सेंट थे, आ नहीं रहे थे, अस्पताल में पहुंच नहीं रहे थे। इनकी तैनाती है स्वर्गीय उमानाथ सिंह जिला अस्पताल में, लेकिन उसके बावजूद भी इनका जब कुछ आता पता नहीं तो आखिरकार
बगैर जानकारी के इनके अनुपस्थिति के चलते इन डॉक्टर्स को निलंबित किया गया है। सीएम योगी ने ट्वीट कर दोनों ही डॉक्टर्स को निलंबित किया। 2021 से ही बिना जानकारी के अनुपस्थित पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। बाकायदा खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी योगी आदित्यनाथ ने दी है। जौनपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर फिलहाल आपको बता रहे हैं। लापरवाही बरतने वाले डॉक्टर्स पर गाज गिरी है। अनुपस्थिति 2 सालों से लगभग। देवेंद्र खरे हैं मेरे साथ, मेरे सहयोगी। देवेंद्र, पूरी जानकारी चाहेंगे। ये 2 डॉक्टर्स अनुपस्थित थे, कैसे खुलासा हुआ इनकी अनुपस्थिति का? मामला सीएम योगी तक कैसे पहुंचा और उसके बाद कार्रवाई सबके सामने? जी, आपको बता दें कि ये दोनों डॉक्टर फर्स्ट स्टेज का कोरोना का काल चल रहा था, तब से ही बिना बताए ये जिला अस्पताल में नहीं आए थे, जिसको लगातार मॉनिटरिंग की जा रही थी। जब इसको पूरी तरह से जांच किया गया तो सीएमएस और सीएमओ ने यहाँ से लिखकर भेजा है शासन को लिखकर, और जिसको प्रमुखता से संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करते हुए कल रात में इनको निलंबित कर दिया दोनों डॉक्टरों को। प्राप्त जानकारी अनुसार सीएमएस का ये कहना है कि ये डॉक्टर 2021 से ही लगातार बिना बताए ये लोग गैर हाजिर दोनों डॉक्टर रहते थे। इसको देखते हुए यहाँ से सीएमएस और सीएमओ ने इसकी संस्तुति मुख्यालय भेजी, जिसको प्रमुखता संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दोनों डॉक्टरों को निलंबित कर दिया। जी चलिए, शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 2022-23 का शैक्षिक कैलेंडर जारी कर दिया है। अगले साल मार्च में यूपी बोर्ड की परीक्षा होगी। अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा सितंबर के अंतिम सप्ताह में होगी। अर्धवार्षिक लिखित परीक्षा अक्टूबर में दूसरे या तीसरे सप्ताह में होगी। इसके अलावा कक्षा 9 से 12 में शिक्षण कार्य 15 जनवरी तक पूरा हो जाएगा। यूपी परिवहन निगम ने लागू की है नई व्यवस्था। अब 48 घंटे में खाते में पहुंचा जाएगा टिकट का रिफंड। टिकट बुक कराने वाले यात्रियों के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल टिकट रद्द कराने पर रिफंड के लिए अब आपको इंतजार नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा, बल्कि 48 आवर्स यानी कि 48 घंटों के भीतर टिकट कैंसिल करने पर आपके पैसे आपके खाते में वापस होंगे। लंबा इंतजार इसको लेकर खत्म हो चुका है। परेशान जो आप हुआ करते थे वो परेशानी आपकी खत्म हो चुकी है। टिकट रद्द कराने पर रिफंड के लिए अब आपको परेशानी नहीं होगी, बल्कि 48 घंटों के भीतर आपका रिफंड आपके खाते में होगा। यूपी परिवहन निगम ने ये नई व्यवस्था लागू की है, जिसमें 48 घंटों के भीतर खाते में टिकट का रिफंड पहुंच जाएगा। रिटायर होने के 3 दिन में खाते में होगी रकम। लोक भवन में 1 मई को ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत की गई। सीएम योगी करेंगे ई पेंशन पोर्टल की शुरुआत। पेंशन जारी होने वाली दिक्कतों को खत्म करेगी यूपी सरकार। लखनऊ में राजधानी में यानी दहशत फैलाने के लिए असलहों का प्रदर्शन किया गया। 2 युवकों ने असला लहराते हुए इलाके में आतंक फैलाया। एक समुदाय को गाली देकर आतंक मचा रहे थे। क्षेत्रीय लोगों ने एक युवक को मौके से पकड़ा। असला लहराते हुए युवक का वीडियो वायरल भी हुआ। पुलिस युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पारा थाना क्षेत्र के डूडा कॉलोनी की घटना है। जो है फिर उसके बाद भैया नहीं बनाओ कट्टा लहराओगे घर जो लेकर आया था कट्टा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 29 सितंबर 2020 को तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह को जांच का आदेश दिया, लेकिन उसका अनुपालन जिलाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की। याचिका में तत्कालीन जिलाधिकारी दिनेश कुमार सिंह की जगह पर वर्तमान जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा को पार्टी बनाया गया। हाईकोर्ट ने पाया कि जिलाधिकारी द्वारा आदेश के बावजूद जांच नहीं की गई। इसे अवमानना का मामला मानते हुए आदेश पारित किया गया। इसके बाद हाईकोर्ट ने डीएम मनीष कुमार वर्मा को नोटिस जारी कर तलब किया। जौनपुर में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक सांसद श्याम सिंह यादव की अध्यक्षता में हुई। इसमें सरकार की योजनाओं के नाम पर हो रहे बंदरबाट का खूब मामला
जनप्रतिनिधियों ने उठाया। अध्यक्षता कर रहे सांसद ने भी सहमति जताई और कहा कि वो भी इसके लिए पत्र लिख चुके हैं। इस बैठक में अधिकारियों ने विकास कार्यों के आंकड़े पेश किए और सत्ता पक्ष के विधायकों ने सवाल खड़े किए। बदलापुर विधायक रमेश चंद्र मिश्रा और शाहगंज विधायक रमेश सिंह ने PMJSY के तहत बनाई जाने वाली सड़कों की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगाए और उन्होंने कहा कि PMJSY के तहत बनाई गई सड़कों की गुणवत्ता बेहद खराब है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाई गई दिशा एक महत्वपूर्ण समिति है, जिसमें हम लोग समय समय पर सारे जनपद के स्तर के अधिकारियों की बैठक करके हर विभाग, चाहे PWD हो, चाहे आपूर्ति हो, चाहे सफाई हो, कोई भी विभाग, जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के कार्यकलापों की समीक्षा करते हैं और जहां कोई भी कमियां हैं, हमारे विधायकगण, हमारे प्रमुखगण और हमारे अधिकारीगण भी उसको डिस्कस करते हैं और अगली मीटिंग होने से पहले इसका अनुपालन करके अपनी। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के नानू मेरठ रोड पर स्थित कपड़ा फैक्ट्री में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में नाकाम रही। दमकल कर्मियों ने खेत में स्थित नलकूप से कनेक्शन लेकर घंटों तक पानी का छिड़काव किया। करीब 2 घंटे बाद आग पर काबू पाया गया। बताया गया कि फैक्ट्री में रखे केमिकल में किसी कारण से आग लगी और आग से लाखों के नुकसान की बात अब तक कही जा रही है। फैक्ट्री है, इस सरधना में है और इसमें जैसे ही आग लगने की सूचना मिली तैसे ही फायर सर्विस अपनी 6 गाड़ियों के साथ तत्काल पहुंची। पहुंचने के बाद देखा तो इनके जो आयल फर्नेस ऑयल बेस बॉयलर था और आयर लीक करके पूरे फर्नेस ऑयल की सर्कुलेट हो गया था और उसका टेम्परेचर इतना बढ़ गया था कि वो किसी भी समय फटने की संभावना थी। इनके इंजीनियरों ने कोशिश किया उसको ड्रेन कराने की, लेकिन ड्रेन नहीं हो पाया। इसी बीच वो लीक कर गया, उसमें शॉर्ट सर्किट से फर्नेस ऑयल में आग लग। कानपुर में काफी सालों से जेल में बंद 5 कैदियों को कानपुर सपोर्ट फाउंडेशन ने रिहा कराया, जिनके पास जमानत के पैसे नहीं थे। आज सभी को जेल से रिहा कराया गया। कानपुर फाउंडेशन के इस कार्य की सभी ने सराहना भी की। कानपुर फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्योति शुक्ल ने बताया कि 5 ऐसे बंदी जिनकी सजा पूरी हो चुकी है लेकिन जुर्माना न होने या फिर जमानत न होने पर जेल में बंद थे। खबर गाजीपुर से है, जहां जखनिया तहसील के प्राथमिक विद्यालय जलालाबाद पर आयोजित स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजीपुर हेमंत राव ने हरी झंडी दिखाकर किया। स्कूल चलो अभियान और जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा ग्राम वासियों से ज्यादा बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालय में कराने का आह्वान किया गया। वहीं इसी तरह जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हेमंत राव ने स्वच्छता पर भी लोगों को खूब संदेश दिए। और फिलहाल आपसे ले रहे हैं इजाजत। नमस्कार।